यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ए छैया पाएगा कहाँ। क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट गोइंग एनीवेयर, हमारे डीएनए में है ये गजल, फोक, ये सब हम्म। चीजें हमारी मिट्टी में है, राइट? ये कभी हमसे अलग नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और आज मेरे साथ आपकी बहुत 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 ज्यादा फेवरेट सिंगर मौजूद हैं। ये वो हैं जिनके लिए आपकी बहुत अरसे से फरमाइशें आ रही थी और हम कोशिश भी कर रहे थे। तो डेफिनेटली अभी मैं उनको वेलकम कहूंगी तो आप लोगों ने बड़ा खुश होना है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी आप लोग हैं, ये मैं जानती हूँ। तो हम वेलकम करते हैं अपने शो में शुजा हैदर साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम आविश, बहुत अच्छा लगा आपका सेटअप देख के, आपको देख के, और आपके शो के बारे में बहुत सुना, और आज मुझे भी ये मौका मिला कि आपसे बात कर सकूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं काफी अरसे से कोशिश कर रही थी कि आपका किसी तरह से इंटरव्यू हो सके। बहुत फरमाइशें हमेशा आपके लिए आती हैं। अच्छा, आपके जो फैंस हैं ना वो आपके म्यूजिक को भी बहुत पसंद करते हैं, साथ ही साथ आपकी शख्सियत को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपकी जो एक मेच्योरिटी, जो एक सोबर सी लुक है ना, और जो हमेशा आपकी हर मामले के ऊपर एक ओपिनियन होता है सेटल्ड बिल्कुल, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सभी आपके बारे में लोग पसंद करते हैं और आज यकीनन आपको और मजीद करीब से जान सकेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो आप सवाल पूछें वो बेहतर तरीके से उनका जवाब दे सकूं। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो वही कि ये जो म्यूजिकल जर्नी है आपकी, इतनी बेशुमार आपने हिट सॉन्ग दिए हैं जिनके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आगाज कैसे हुआ? आपका म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुक है? क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ कि आपके भाई भी म्यूजिक में हैं, उनका भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं। तो ये पीछे से सिलसिला चलता आ रहा जी, सिलसिला तो काफ़ी तवील है। है। हमारा अगर जो म्यूज़िकल हेरिटेज है हमारी फैमिली का, वो 300-400 साल तक जाता है। ग्रेट। और और अब आजकल के ज़माने में अब क्या बताएं कि कितना, अम्मी की तरफ से भी बहुत अच्छा हमारा एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, और अब्बा की तरफ से भी। और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ था कि हमें माविश ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज हम्म। जब आप एक लेगेसी कैरी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपके कंधे वैसे ही भारी हो जाते हैं। हम्म। और वो जो एटीट्यूड होता है ना, नथिंग टू लूज, और हम्म। उस वाले एटीट्यूड में सक्सेस रेट बढ़ जाता है व्हेन यू हैव दिस नथिंग टू लूज। बट व्हेन यू हैव अ लेगेसी टू कैरी, यू हैव एवरीथिंग टू लूज, एंड देन आप सक्सेसफुल हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सो आई 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 अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा हम्म। ने बहुत मुझे, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, बहुत नाम दिया, लोगों को मोहब्बत दी। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। अच्छा, आपके सारे ट्रैक्स ही तकरीबन मतलब लोगों में बहुत पॉपुलर हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं जिस ट्रैक की जो बात करना चाहूंगी, मेरा पर्सनल फेवरेट बागी, वो ड्रामा भी, मतलब मुझे लगता है कि अगर उस ड्रामे में आपका वो ओएसटी ना होता तो वो इतनी जान ना पड़ पाती। बहुत जबरदस्त उसका म्यूजिक था, बड़ा अच्छा, आपने लगता है कि दिल से बनाया था उस सॉन्ग को। अब ऑनेस्टली मैंने उसके ना 2-3 वर्जन्स पहले बनाए थे, अच्छा। माविश उसके मैंने, और वो 2-3 वर्जन्स बहुत ही बुरे थे। और वो इसलिए बुरे थे कि मैंने देखा ही नहीं था कि वो हो क्या रहा है, और मैं उस कैरेक्टर से रिलेट भी नहीं कर पा रहा था। वो कंदील बलोच का जो हम्म। कैरेक्टर था, हम्म। इतना कुछ ज्यादा व्हाट्स वायरल, व्हाट्स ट्रेंडिंग, उसमें मैं जाता ही नहीं हूँ। हम्म। तो मुझे नहीं पता था इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना इतनी साइट नहीं थी उस कैरेक्टर के बारे में। हम्म। लेकिन मुझे ना हसीब ने वो एक क्लिप दिखाया, हम्म। सबा कमर की एक्टिंग थी, और एक क्लिप दिखाया, मैं उड़ गया देख के। मैंने कहा यार कमाल, जबरदस्त, ये तो बड़ा मजे हम्म। का कॉन्सेप्ट। तो हम्म। उसके बाद फिर, क्योंकि इट हैज टू इंस्पायर यू, आप विदाउट इंस्पिरेशन ना क्रिएटिव हो ही नहीं सकते, ये हम्म। इम्पॉसिबल है। तो हम्म। यस, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा जो गाना लोगों को इसलिए भी पसंद आया क्योंकि इसमें सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, हसीब की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। हम्म। सॉरी, हसीब कह रहा हूँ, सॉरी। इसमें वो थे फारूक रिंद साहब। हम्म। तो हम्म। फारूक, क्योंकि हसीब के साथ बहुत काम करता हूँ तो मैं सोचा ये भी हसीब का है। तो फारूक साहब जो थे, उन्होंने मुझे दिखाया, मैं पहली दफा काम कर रहा था उन डायरेक्टर के साथ। हम्म। तो उन्होंने मुझे आगे कुछ क्लिप्स दिखाए, तो मुझे लगा कि हाँ, उस पर नीना काशिफ भी मौजूद थी। और तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से मैंने वो देखा, और विद इन लाइक 10-15 मिनट्स जस्ट केम आउट। एंड मैं उसके जबरदस्त। बारे में एक किस्सा बताता हूँ, बड़ा मजे का। मैं उस जी जमाने में बिल्कुल। कर रहा था नेशनल का पाकिस्तान। हम्म। तो मैं उस वक्त शोगरा में था, पहाड़ों हम्म। में, कोई पता नहीं कितने हजार फीट की बुलंदी पे। और हम्म। तो वहां पे हम अपना शूट करके तो हम लोग जा रहे थे वापस। तो मुझे सबा सबा कमर का फोन आता है, और वो एक मेरे पास नंबर सेव नहीं था उनका।
तो अब मैंने उठा लिया, मैंने कहा मैं इतनी दूर शायद फैमिली का फ़ोन हो, क्योंकि मैं अक्सर जब मैं शहर से बाहर होता हूँ तो मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। तो उसमें सवाल करती हूँ, करी यार क्या गाना बना दिया तुमने, बहुत अच्छा गाना। मैंने कहा ओके, मैंने तो बस एक्सपोर्ट करके दे दिया फारूक को कि पता नहीं क्या अच्छा लगे क्या नहीं अच्छा लगे। सो बट वो 2 से 3 दिन के अंदर ऐसा लगा कि वो गाना वाज सुपर डुपर हिट। यस, सो या बिल्कुल बिल्कुल लव यू जबरदस्त था। अच्छा, आपने सोशल मीडिया का मतलब कंदील बलूच की बात आई और सोशल मीडिया की बात आई, तो आपने कहा कि आपको इतना कुछ पता नहीं होता वायरल चीजों के बारे में, तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब कनेक्शन नहीं है लोगों से, या फिर ये कि आप इतना ज्यादा इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते? नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान देता हूँ। सब चीज़ें सामने से गुजरती हैं, लेकिन आप देखते सब हैं, लेकिन आप उसके पीछे नहीं पड़ जाते। मैं उन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता। यानी जो चीज़ नज़र में आई गुजर गई, बस गुजर गई। अब वो बार बार उसी के अंदर उसी लूप में रहना, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी क्रिएटिविटी को चैलेंज करती है चीज़ें। सो आई चूज नॉट टू stay in that zone where I have to find out everything what's happening around and who's doing what, and so उसमें दूर रहता हूँ मैं शुरू से। और ये अब सोशल मीडिया तो अभी आया है, मैं 2006 ऑनवर्ड से मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। थोड़ा सा स्टूडियो के मामले में बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ। So, yeah. सही, जबरदस्त, ग्रेट। और अच्छा, इसके अभी नेशनल का पाकिस्तान आपने बात की, तो नेशनल का पाकिस्तान मैं भी बड़े शौक से देखती थी, और उन दिनों पता नहीं क्यों, मतलब मैंने आपके गाने तो सुने हुए थे, देखा नहीं था आपको, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप शेफ सादत के भाई हैं। वो हमेशा मेरे जहन में यही बात रहती थी। बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये तो बहुत पॉपुलर सिंगर है, इनके तो गाने, मतलब वो बड़े फैन है आपके, तो बाद में मुझे पता चला, तो वो बड़ा जबरदस्त अच्छा शो होता था आपका। जी, मुझे पूरे पाकिस्तान में घूमने फिरने का एक मौका मिला, और बड़े मजे के लोग थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक पंजाब से है, और पंजाब के जो लोग हैं ना, वो कल्चर से थोड़ा सा या ट्रेडिशन से ज्यादा या रिवायात से ज्यादा जुड़े रहते हैं। वो इसलिए भी कि आज भी वहां पर कुछ ना कुछ ओल्ड स्कूल चल रहा है, और मैं तो शुरू से खैर कराची में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि पंजाब में कहीं ना कहीं सकाफत जिंदा है, और सिंध में स्पेशली मैं जब सखर से आगे गया हूँ तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं सिंध में हूँ। इट वॉज ब्यूटिफुल। So there are a lot of things about Pakistan that people still have not discovered, and they really want to see what Pakistan is and how beautiful it is and how beautiful people of Pakistan are. बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग हैं, और बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, बहुत बहुत खूबसूरत, तो बड़ा मजा आया। आपने बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स के ओएसटीज बनाए, जैसे अभी बागी की बात हो रही थी, इस तरह से बेशुमार आपके हैं, मैं नाम लेती जाऊंगी। मेरे बड़े फेवरेट कुछ सनम का था एक, जो वो भी मुझे बड़ा पसंद है आपका। इसके अलावा बेशुमार हैं, तो फिल्म का भी आपने म्यूजिक दिया है। तो ये जो म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस होता है आपका, तो आपके फैंस भी डेफिनेटली मतलब ये जानना चाहते हैं कि आपकी एक यूनिक एक उसमें वाइब भी होती है, एक यूनिक फीलिंग होती है, वो कैसे क्रिएट करते हैं, क्या उसके पीछे मैजिक है? यार मैजिक, महविश, खैर मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है दूसरों के गानों में ज्यादा मैजिक होता है। मेरे गाने बहुत ही सिंपल, बड़े सादा किस्म के होते हैं, लेकिन मैं एक चीज पे बड़ा फोकस करता हूँ, ये कि जो मैं बात कह रहा हूँ ना उसमें असर होना चाहिए, जो मैं गा रहा हूँ उसमें हो ना हो, जो मैं बजा रहा हूँ उसमें हो ना हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना उसमें एक असर होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोग एक्चुअली म्यूजिक नहीं सुन रहे होते। लोग ज्यादातर आप क्या कह रहे हैं सुन रहे होते हैं। और कोई माइकल जैक्सन टाइप के गाने तो बनाता नहीं हूँ कि लोग बीट भी और नाचेंगे भी और ब्रेक डांस भी करेंगे। तो आप एक बात ही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे गानों में जो मुझे लगता है जो एज है, जहाँ पे मैं बाकी में अपना वक्त लगाता हूँ जिस चीज पर, वो अल्फाज हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, लिरिक्स का, किस तरह लिखते हैं गाने को, क्या उसके पीछे थॉट होती है, कैसे मिलती है इंस्पिरेशन? मैं बहुत मैं किताबें तो इतनी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन और ये भी कह सकता हूँ कि पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अगर पढ़ता हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि बड़ा मुताला है जी मेरा, फिर आप मुझे किसी किताब के बारे में जब पूछेंगे तो बोलूंगा उसका नाम क्या जी, तो मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, सरसरी सा मेरा मुताला करता हूँ, और आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे निसाब में हकीम सईद साहब थे, बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनको पढ़ के हमारी उर्दू थोड़ी सी बेहतर हो गई, ये लिख सकते हैं। और फिर वो अखबार जहाँ आता था उसमें नाकाबिल फरामोश कहानियां आती थी, वो सुनते थे, वो पढ़ते थे। तो रिसाले, डाइजेस्ट वगैरह, ये चीजें बड़ी हेल्प करती हैं आपको। कि आप गाना जब लिखें तो उसमें मौजू क्या होना चाहिए, और उसमें कहानियां इतनी सुनी हम लोगों ने, तो वो कुछ खुद भी आप बीतियां भी हैं, और दूसरों की कहानियां भी हैं जो याद है मुझे याद, दोस्तों की कहानियां हैं। लाइक जो मेरा गाना सनम है वो मेरे दोस्त की एक्चुअल कहानी है। अच्छा।
Great. वो मेरे दोस्त की एक्चुअल कहानी है, वो सच है, और वो 2008-9 की बात है। हाँ, सही। जिसको मैंने फिर जिससे मुतासिर होकर मैंने 2016 या 17 में वो गाना किया। ठीक है। खैर जी, आ सच जाते है। हैं यहाँ पे कि अभी आपने बात की हकीम मोहम्मद सईद की। अच्छा, ये हम्म। नाम वो है जो मैं अपने शोज में इतनी दफा ले चुकी हूँ। जब भी मुझसे कभी मतलब कभी कोई सवाल आता है ना आइडियल पर्सनालिटी, तो मेरे जहन में सबसे पहला नाम जो आता है वो हकीम मोहम्मद सईद का आता है, क्योंकि मैंने भी बचपन में नौनिहाल पढ़ा। वो जो बचपन की जो हम्म। तरबियत होती है ना, तो वो उसमें हकीम मोहम्मद सईद का मुझे लगता है बड़ा किरदार है। उनकी शख्सियत भी ऐसी थी। तो मुझे बड़ी जी। खुशी हुई इस बात की कि मतलब आज मैंने किसी दूसरे के मुंह से ना पहली दफा उनका नाम सुना है। हमारे हमारे बचपन के उस्ताद हैं, और हमारी सारी जिंदगी हमारे उस्ताद रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बड़ा वो वैसे भी वो चैरिटी भी बहुत करते थे, और कुछ और भी ताल्लुकात हैं, लेकिन वो यहाँ बताना लाजमी नहीं। लेकिन वो हाँ, काफ़ी मुतासर था मैं उनसे। और फिर वो आता था, इमरान डाइजेस्ट भी आते थे, बहुत सारी चीज़ें थी वो, तो यार शेख चिल्ली, हम्म। और बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो कहानियां बहुत आपको आपकी आपकी परवरिश में बहुत हेल्प करती हैं। बिल्कुल। तो मैं तो अब मैंने जब गाना लिखा था, गाना नहीं, हम थी अल्लाह अकबर कोक स्टूडियो के लिए। तो सब उसमें, और मैंने लिख दिए। तो मुझे अनवर बख्शू साहब ने बोला कि भाई तुम तो शॉर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, तुम्हारा तो अटायर ही नहीं है, तुमने कैसे लिख दिया? लगता नहीं कि तुम्हें इतना नॉलेज है, रिलीजियस नॉलेज है, या तुम सूफी दिखते हो, ना हाथों में अंगूठियां हैं, ना शलवार कमीज है, तो ये तुमने कैसे लिखा? तो मैंने उनसे कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर अनवर साहब से मैं कुछ कहता तो फिर उसका बड़ा अच्छा जवाब मुझे आता। तो मैंने कहा इससे बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बहाल रहे। तो क्योंकि उनके मजाक तो फिर वो बहुत ही बेहतर करते हैं। तो मैंने कहा एक दुआ है, उसका नाम है दुआए कुमैल। और मैं उन दिनों में दुआए कुमैल का बहुत मुताला कर रहा था, और उस दुआ को बहुत पढ़ रहा था। तो वो फिर दुआ जो थी वो मेरे काम में भी आ गई, और लोग उससे बड़ा मुस्तफीद हुए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी मैं यकीन जाने, मैं ना कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं बाकी मैं आई वाज इन क्लास 3 जब मैंने अपनी स्टडीज छोड़ी, और लुकिंग एट क्लास 3। क्लास 3 से मैं तो लुकिंग एट आई डोंट नो किस चीज़ ने हेल्प किया है आज तक, मैविश मुझे नहीं समझ में आता। ग्रेट। हमें नहीं समझ में आता। ये तो ऐसा लगता है कि अल्लाह मियाँ जो है वो बांट रहे थे, तो हम भी बीच में आ गए, उसकी जद में आ गए, और हमें भी मिल गया। वरना यकीन जाने ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम भी जिंदगी में थोड़ा बहुत जितना भी किया वो अल्लाह ताला का रहम व करम है, और बस उसी की बरकत से। बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए वाकई। अच्छा, अभी ये जो आपने बात की कि यूजुअली मतलब हमारी सोसाइटी का भी एक ये होता है कि हम लोगों को उनकी शख्सियत, उनकी जाहिरी जो पर्सनालिटी होती है उसके मुताबिक हम उनको जज कर रहे होते हैं। तो ये बिहेवियर आपको कितना मतलब सही लगता है कि हम जो लोगों के बारे में अमूमन हमारा ख्याल होता है उनके हुलिये को देख के, वो मुझे लगता है कि 80% गलती साबित हुआ है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी, ये एक इंसानी फितरत है। ये फितरी रवैया इसको कहेंगे आप, कि क्योंकि हमारे जो एहसासात हैं और हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हर चीज उसके दायरे में घूम रही होती है। और जो शख्स उस दायरे में आता है, हमें चाहिए कि वो शख्स उसी दायरे के मुवाफिक दिखे। अगर मेरी बाउंड्री में आए हो तो मेरे हिसाब से चलो। तो इसी तरीके से हम लोग सेलिब्रिटीज को देखते हैं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हम उनके दायरे में चले जाएं, ताकि लोग हमें भी देखें, वो शान और शौकत, वो चमक दमक हमें भी दिखे, हमारे साथ भी जुड़ जाए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये फितरी रवैया इंसान का, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे साथ काम पे बहुत दफा ऐसा हुआ कि मेरा क्लाइंट था, तो वो आया, वो सिगरेट ऐसे पीते थे, ऐसे करके। अब ऐसे करके सिगरेट पी रहा है, शलवार कमीज उसने पहना हुआ है, और नीचे खुस्सा पहना हुआ था, मूछे ऐसी थी कि आप समझिए कि जैसे बदतमीज सा इंसान है। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो वो हार्वर्ड के भी पढ़े हुए थे, और साथ में ऐसी उर्दू और ऐसी अंग्रेजी मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी, इतने मैनर्ड। लेकिन क्या था कि सादा आदमी थे। तो मैं समझा कि हाँ, मुझ जैसा आदमी जो लोगों को जज नहीं करता, वो भी इसमें फंस गया है। तो आम लोग, हर बंदा, ये तो फितरी चीज है, इस पे कभी भी ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ नेचर। आतिफ असलम, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हर शख्स की जात में ना कोई तासीर होती है।
जिस तरह फ्रूट्स में तासीर होती है, कोई गर्म कोई सर्द, हर चीज की तासीर है। उस शख्स की तासीर में डिसिप्लिन था, कॉन्फिडेंस था, अच्छा, खामोशी थी, एक शुक्र था, एक इत्मीनान था। वो जब आप देख लेते हो ना किसी में, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर वो एक सुनामी बन के वो आ जाता है। तो आतिफ की शख्सियत जो थी, आवाज को तो चलो वो तो है ही है, लेकिन उसकी शख्सियत जो थी ना, वो उसके आगे को टिक नहीं सका। सो ही इज ब्रिलियंट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको और कामयाब करे। ग्रेट, जबरदस्त। अभी तेरा वो प्यार की आपने जो बात की है, तो तेरा वो प्यार उस वक्त नहीं बल्कि अब तक उस गाने को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो मुझे बताएं कि वो आपने जैसे कहा भी कि उस वक्त जब आप आए थे तो वो पहला आपका ट्रैक था, उस रिलेटेड मेमोरीज, उसकी जो स्टोरी थी उसके पीछे, वो क्या? उसके पीछे बहुत स्टोरीज हैं। वो मैं बहुत छोटा था एक्चुअली। मुझे ना मेरे काम की वजह से ना, मैं लोगों को कहता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत छोटी उम्र से, मैंने आपको कहा था मैं 3 से मैंने स्कूल से उठा हूँ, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू राइट म्यूजिक, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू म्यूजिक एज स्पोर्ट्स भी और साथ में म्यूजिक भी। तो बहुत छोटी उम्र में लोगों ने मुझे भाई भाई कहना शुरू कर दिया, शुजा भाई, सर, यू नो, आई वाज व्हाट मैं 15 साल का था, कि यहाँ से बहुत ऐसे नाम बताऊं कि जो बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन वो भी मुझे भाई भाई कहते थे। तो मैं बहुत पहले से मैंने शुरू किया। और तेरा प्यार की मुझे बहुत कहानियां है। आई थिंक मेरा लाहौर का बचपन, और इसकी सबसे जो इंटरेस्टिंग कहानी माविश वो ये है कि ये जो कॉम्पोजिशन है सिर्फ तेरा वो प्यार जो मैंने गाया था, ये कॉम्पोजिशन मेरे भाई ज़िशान हैदर और नकाश हैदर की कॉम्पोजिशन है, और शायरी भी उन्होंने की है। अच्छा, मेरा तो ये गाना ही नहीं है। तो मैं अपने काम से मैं घर पे आ रहा था, तो ये दोनों गाना बना रहे थे। मैंने कहा यार गाना तो बहुत अच्छा है, मैं गाऊंगा। अच्छा, मैंने गा दो, मैंने गा दिया वो गाना। तो तब से वो गाना जो है वो लोग उसको मेरे नाम से याद करते हैं, लेकिन बनाया वो उसके जो खालिक हैं वो वही है। मैंने उसको ज़िशान यानी शानी? नहीं, ज़िशान विक्की जो है, विक्की जो मुझसे छोटे हैं, और शानी जो सबसे छोटे हैं। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, तो फिर शानी हैदर का मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और ये उस जमाने में किया था जब उनका कश्मीर बीट्स आया था सीजन 1, तो उसके भी गाने बहुत जबरदस्त थे। फिर कश्मीर बीट्स 2 भी आया, उसको भी लोगों ने पसंद किया। आपको कैसा लगा वो? और खासतौर पे ये कि आपका छोटा भाई जब इस तरह का काम कर रहा हो, एक हटके थोड़ी सी चीज थी कि दूसरी तरह के काम तो हो रहे थे, लेकिन उन्होंने शोबिस की जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे उनके साथ वो एक्सपेरिमेंट किया, तो आप कैसे देखते हैं उसको? मैं उसको जहां तक उसके काम की बात है, और वो तो हमेशा आई थिंक हमारे सब भाइयों में माशाल्लाह वो एक सबसे ज्यादा सुपर चार्ज्ड है, वो सुपर टैलेंटेड है, सबसे अच्छा है माशाल्लाह। तो वो तो उसका काम हमेशा अच्छा ही होता है, और मैंने हमेशा उनको इनकरेज ही किया। और लेकिन जहाँ तक बात कश्मीर बीट की है, तो वो एक डिफरेंट था, एक अच्छा मैंने भी किया था। एक मुश्किल था, लेकिन आपको पता है कि उनको गंवाना, तो वो एक दैट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, एंड आई फील इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट, यू नो, होना चाहिए इस तरह की। आवाम को कुछ और सुनने को मिलता है, आवाम को कुछ और एक वैरायटी मिल जाती है। सो या, इट वाज गुड, बट नथिंग म्यूजिकल अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन, आई रियली डोंट हैव एनी म्यूजिकल ओपिनियन। हाँ, तो सही, हमारा तो वैसे खैर वो म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो हम जज नहीं कर सकते अब तक, लेकिन हमारे जैसे शोज में कश्मीर बीट्स की फरमाइश आती है, लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो कुछ पॉपुलर बीट्स ही आई थिंक, और फिर वही आपके जो फेवरेट एक्टर होते हैं उनकी आवाज में आप सुन रहे होते हैं उनको परफॉर्म करता हुआ, तो लोग उसको। जी माविश, एक होता है गीत, और एक होती है गीत होता है, फिर उसमें शायरी होती है, लेकिन एक होता है एंटरटेनमेंट। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें। अगर पल पल दिल के पास, अगर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट होती तो खत्म हो चुका होता, लेकिन ये इट्स मोर देन एंटरटेनमेंट, इट्स समथिंग एल्स। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं मुकाम, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कुछ और है, तभी आज तक जिंदा है। तो एंटरटेनमेंट हमेशा वक्त के साथ, महीनों में, साल में खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों के डिजायर अपग्रेड हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, चाहत बढ़ती रहती है। तो लेकिन आज भी ये गाने एंटरटेनमेंट नहीं है, आप समझ रहे हैं? कोई तो है निजाम हस्ती चला रहा है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो ये एंटरटेनमेंट है, ये आती है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए चली जाती है, लोग उसको अच्छा समझते हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं, दैट्स अबाउट इट। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से जस्ट एक एंटरटेनमेंट, that's it. Okay, great. That's why I said nothing musical about it, but that's why I said कि entertainment as well.
different than. अच्छा, जो जिन जिन गानों के अभी आपने नाम लिया वो वाकई बिल्कुल ऐसा है कि वो मतलब हमेशा सुने जाते हैं और हमेशा उनमें एक अलग मजा आता है जब भी आप सुनते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी उम्र का बंदा हो, वो रिलेट कर सकता है उससे। तो वो क्या है, मतलब उसमें ऐसी कौन सी अलग बात है जो आपको लगता है कि वो उसको जिंदा रखता है? हाँ, कोई अगर समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखो तख्लीक जो है ना, अब इसका क्योंकि ये सवाल का जो जो जवाब है ना, वो सवाल क्योंकि आम नहीं है तो जवाब भी आम नहीं हो सकता। और अगर जब सवाल खास होता है ना तो उसका जवाब उससे भी ज्यादा खास होता है, क्योंकि वो जवाब होता है, उसकी हैसियत सवाल से बड़ी होती है, राइट। तो खल्क करना ये सिफ्त इलाही है, पहली बात तो ये अल्लाह की सिफ्त है। और अल्लाह ने अपनी अपनी तमाम तर सिफात सिवाय मुतकब्बिर के वो इंसान के अंदर अल्लाह ने इंसान में फूंकी है कि तुम अजीम भी हो सकते हो, तुम अकबर भी हो सकते हो, गनी भी हो सकते हो, यू नो तुम खालिक भी हो सकते हो। इंसान खल्क करता रहता है, राजिक भी हो सकते हो, चैरिटी भी करता रहता है, सब चीज़ें अल्लाह ने दी हैं। लेकिन कोई इंसान, अल्लाह की जो एक सिफ्त है तकब्बुर, मुतकब्बिर नहीं हो सकता। वो तकब्बुर तुम करोगे तो तुम गॉन। तो जो खल्क करना एक अल्लाह की ऐसी सिफ्त है कि जो बहुत कम लोगों को ये नसीब होती है, समझ रहे हो। तो दो तरह की खलकत होती है। एक खलकत वो है जिसको जिस्म तख्लीक करे, और एक खलकत वो होती है जिसको रूह तख्लीक करती है। क्योंकि जिस्म मादा है तो ये खत्म हो जाता है, लेकिन रूह मादा नहीं है। रूह अल्लाह का एसेंस है, ये हमेशा रहे। और जिस चीज को रूह, जो चीज रूह की प्रोडक्ट होती है ना, वो इन्फिनिट होती है, वो हमेशा के लिए। तो ये गाने जो है ना, जिस्मों ने नहीं बनाए, ये अरवाह ने बनाए गाने, ये रूहों के बनाए हुए गाने हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे। और जिस चीज के अंदर, जो चीज मादा परस्ती की तरफ ज्यादा है, जिसके अंदर मादा ही दिखेगा आपको, वो एक हफ्ते में आपको नजर भी नहीं आएगी। तो ये अल्लाह का कानून है कि आप इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज को प्योरिटी और खुलूस के साथ तख्लीक करोगे ना, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, क़यामत तक वो जिंदा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये गाने, ये जिस्मों ने नहीं बनाए, ये अरवाह ने बनाए, ये रूहों के बनाए हुए गाने हैं जो रूह को झंझोड़ देते हैं। और इसलिए कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। उसके पीछे ये थॉट है, उसके पीछे ये थॉट नहीं है कि कोई इंसान खुदा से तज़ाद करे और खुदा से बिल्कुल इख्तिलाफ रखे, नहीं। मसला ये है कि खलकत को अगर मौजू बना के देखा जाए तो रूह भी खल्क कर रही है। तो जब मैं समझता हूँ कि अब जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, यानी आप कितने लोगों के आप फलसफा लेकर आ जाओ, आप 1000 फलसफी आप लेकर आ जाओ, और अब बहुत सारी चीजें आप पूरी की पूरी लाइब्रेरियां रख दो और ये गाना एक तरफ रख दो, तो ये गाना उनको खा जाएगा, क्योंकि इसमें जिंदगी का ए से लेके जी तक एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग। जो फलसफा है ना जिंदगी के निचोड़, वो उस पूरे गाने में। तो मैं समझता हूँ कि और वो भी म्यूजिक के जरिए जब पहुंच रहा है, आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, वो भी जब म्यूजिक के जरिए पहुंच रहा है तो वो सोने पे सुहागा है। उस पे आप क्या बात कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह वो गाना है गाइड का, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले घड़ी भर, ए छैया पाएगा कहाँ। तो यार बाबा, ये कौन कर सकता है? ये तो ये चीजें जो है ना, आपको किसी स्क्रिप्चर से नहीं मिल सकती, क्योंकि रूह झंझोड़ना अलग चीज है, रूह को टच करना एक अलग एनर्जी है, उसके लिए आपको सुपर हीरो बनना पड़ता है। अच्छा, हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिक जो हमारा एक फोक म्यूजिक है, क्लासिकल है, तो आपके गानों में जैसे आपने पहले गाने की भी बात की थी, तेरा वो प्यार, उसमें भी हमें वो एक क्लासिकल टच नजर आता है। उसका फ्यूचर भी क्या देखते हैं, और उसके लिए क्या, मतलब वैसे तो खैर मतलब ये जरूरत नहीं है इस बात की, मतलब दुनिया में कहीं पे भी अगर हमारा म्यूजिक हो, हमारे आर्टिस्ट हो, तो जैसे इंडिया की भी आपने बात की, अभी तो खैर प्रॉब्लम्स है, लेकिन दुनिया हाथों हाथ लेने को हमेशा तैयार रहती है। तो इसका फ्यूचर किस तरह देखते हैं और किस तरह का इसको बेहतर बनाया जा सकता है? आपके डीएनए में है ना, वो बेहतर हो सकती है, इरेज नहीं हो सकती। हमारे डीएनए में है ये गजल, फोक, ये सब चीजें हमारी मट्टी में है, राइट। ये कभी हमसे अलग नहीं हो सकते, हमसे जुदा नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अशकाल बदलती रहे, ये हो सकता है कि अंदाज बदलते रहे, जमाने नए बदलते रहे, लोग, चेहरे नए,
लेकिन मेरे नहीं ख्याल में कि ये कहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, हमारी यूथ, और मैंने तो भी देखा 8,000 लोगों को मैंने देखा है माविश पाकिस्तान में, 14 से लेके 21 साल तक के बच्चों को, दे आर सिंगिंग ठुमरी, काफी क्लासिकल, सिंगिंग एवरीथिंग, कोई ऐसा कुछ चीज नहीं आया कि कोई बच्चा रैप भी किया जा रहा है, नो, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में यार, बहुत। I really don't have the words to even describe here the kind of potential that we have. So, knowing that, I think all we need is a platform, और ये हमेशा चलेगा। Classical music is not going anywhere. जो हमारा जो म्यूजिक है, तो एक ही नहीं जाता। सही। तो न्यू सिंगर्स के लिए मैसेज कुछ खास, मतलब क्या करना चाहिए उनको, कौन सी चीजों पे रहना चाहिए? आपसे वो काफी कुछ मतलब इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि आपकी वो एक ना रिवायती सोच नहीं है, आप वैसा वाला सिर्फ आपको हिट होने के लिए आप काम नहीं करते। तो डेफिनेटली हमेशा रहने के लिए, मतलब एक लॉन्ग टर्म में अगर आपने रहना है तो उसके लिए इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। तो वो कुछ टिप्स आप उनको दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जितना कम काम किया है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई गाना फ्लूक हिट हुआ हो। मेरे सारे गाने मुझे पता होता है कि गाना लोगों को पसंद आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने गाने पाकिस्तान में हिट किए हैं, इवन एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, बहुत आई थिंक अभी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल ऐसा है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना अगर मुझे मुआवजा दे रहा है ना, तो वो मुआवजा मेरे काम से कम है, मेरे काम के बराबर नहीं है, या मेरे काम से ज्यादा भी नहीं है, वो मेरे काम से कम है। मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना जो काम बेच रहा हूँ या मैं किसी को दे रहा हूँ, उसकी हैसियत ये मुआवजा नहीं है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम है कि लोग कभी कभी मुआवजे को बड़ा समझते हैं और अपने टैलेंट को कम समझते हैं। समझ रहे हो? तो यानी अगर आप समझ रहे कि यार मुझे 20,000 रुपए दे दो और मैं तुम्हें बहुत सा अच्छा काम करके दे दूंगा, नहीं यार, तुम कैसे अच्छा काम करके दे सकते हो? सो मुझे लगता है कि लोगों को मुआवजे, पेमेंट को निकालो दिमाग से, उजरत को दिमाग से निकालो, क्योंकि म्यूजिक बनाने के लिए आपको उजरत खत्म निकालनी पड़ेगी। यू हैव टू बी प्योर, बिल्कुल। आपका जो क्या कहते हैं कि वो जो मोमेंट होता है ना, द मोमेंट ऑफ आमद, ये सब चीजें उसी में होती हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज फार एज यू गिविंग गुड सॉन्ग्स टू द पीपल, आई थिंक उसके लिए यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू व्हाट यू डू। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, you really don't have to work for money when it comes to you making pure music. So pure music is all about you just making music for the sake of your own happiness, comfort, expression. You really don't have to make song for other people. When you start making music for others, that is when your music becomes ordinary. So when you make music for yourself, that is when you bring change, not in just in your life, also other people's life as well. तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका एक दफा शुक्रिया। फिर मैं चाहूंगी आप जब भी कभी कतर आए हमें जरूर बताइएगा, हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे, और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू, और आपको भी सलाम, आपके हस्बैंड को भी बहुत बहुत सलाम, और सलामत रहें आप, सलामत। थैंक यू सो मच। और सर हमारे कतर के फैंस के लिए तो आप एक मैसेज दे दीजिए जाते जाते। कतर में मेरे फैंस हैं, कतर में बिल्कुल कतर में आपके फैंस हैं, और वो कतर में जो आपके फैंस हैं ना सिर्फ उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, इंडिया से भी है, और सब आपको जानते भी हैं, आपका म्यूजिक सुनते भी हैं। बिल्कुल चलें, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत प्यार, बहुत सलाम। इंडियन फैन को बहुत नमस्ते। और मैंने अभी पिछले 1 साल से मैं म्यूजिक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उसकी कुछ वजूहात हैं, लेकिन बहुत जल्दी मेरे बहुत सारे गाने आने वाले हैं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग दिस डेज। सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, हम उनकी तरफ देख भी रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आए और फिर आपसे बात करने का मौका मिले। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।